Hello students, so in the continuation of the chapter of ray optics, today we are going to start refraction through a rectangular glass slab. So students, पिछली क्लास में आपने देखा कि हमने कैसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को स्टडी किया और मैंने आपको बताया कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द चेंज इन पाथ ऑफ लाइट व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर. मतलब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसका पाथ चेंज हो जाता है और पाथ चेंज होने का जो रीजन होता है वो होता है स्पीड ऑफ लाइट. और ये भी मैंने आपको बताया था कि स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया. और ये भी आपको बताया था कि वो कौन सा फैक्टर है जो इस बात को डिटरमिन करता है कि किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितना होगा. वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी मैंने इस तरह से डिफाइन किया था, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी. म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज एन ऑप्टिकल प्रॉपर्टी. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम एक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होती है जो ये डिसाइड करती है कि किसी मीडियम में लाइट कितना बेंड होगा और उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितना होगा. और हमने जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है वो भी स्टडी कर लिया था. और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस एंड इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट को भी डिस्कस किया था. तो अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि लाइट मेरा 1 से 2 मीडियम में जा रहा है, मेरे पास कोई एक मीडियम 1 है और उससे लाइट दूसरे मीडियम में जा रहा है और एंगल ऑफ इंसिडेंस I है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R है, I have to write the Snell's law, so I can write like this: sin I upon sin R is equal to mu2 by mu1 इज इक्वल टू v1 बाई v2. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है. मतलब साइन आई अपॉन साइन आर इज ऑलवेज ए कांस्टेंट एंड दिस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वन. जिस मीडियम के अंदर लाइट जाएगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आएगा और जिस मीडियम से लाइट जाएगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे आएगा. और इन टर्म्स ऑफ स्पीड ये रिलेशन एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है. मतलब साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू2 बाई म्यू1 इज इक्वल टू v1 बाई v2. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे. अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब लाइट का रिफ्रैक्शन होता है तो क्या क्या चेंज होता है. अगर मैं यहाँ पर स्पीड की बात करूँ तो वो चेंज हो जाती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूँ तो वो भी चेंज हो जाता है. अब कुछ एक और पैरामीटर हम डिस्कस करते हैं. मान लो वेवलेंथ हो गया या फ्रीक्वेंसी हो गया, तो वेवलेंथ को हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं. अगर मैं यहाँ पर c इज इक्वल टू न्यू लेमडा लिखता हूँ तो आपको ये ध्यान रखना है इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट. फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता क्योंकि ये एनर्जी जो होती है वो फ्रीक्वेंसी से डिटरमिन होती है. E इज इक्वल टू एच न्यू. सो फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू इज इक्वल टू सेम. सो जब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगा तो v इज इक्वल टू न्यू लेमडा 1 अपॉन न्यू लेमडा 2. तो यहाँ पर मैं इसको वेवलेंथ की टर्म्स में भी लिख सकता हूं लेमडा 1 बाई लेमडा 2. और मैं डायरेक्ट रिजल्ट भी यहां पर लिख सकता हूं. मतलब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसमें उसका स्पीड हो जाता है v इज इक्वल टू सी बाई म्यू. और दूसरे मीडियम में वेवलेंथ हो जाता है लेमडा डैश इज इक्वल टू लेमडा बाई म्यू. मतलब क्या हो गया, अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाएगी तो उसका स्पीड हम सीधा निकाल सकते हैं दूसरे मीडियम में कितना होगा इफ वी आर गिवन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम. और वेवलेंथ भी हम सीधा निकाल सकते हैं. मतलब आप ये मानकर चलिए कि अगर लाइट किसी रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगा तो उसका वेवलेंथ कम हो जाएगा, स्पीड भी कम हो जाएगी, वेवलेंथ भी कम हो जाएगी, बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट. फ्रीक्वेंसी में किसी तरह का कोई चेंज वहां पर नहीं आता है. इन द कंटिन्यूएशन ऑफ दैट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. मतलब जो हमने स्नेल्स लॉ को स्टडी किया है, जो हमने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को स्टडी किया है, उसका थोड़ा सा एप्लीकेशन हम यहाँ पर कर लेते हैं. ये कोई मुश्किल बात नहीं है. स्मॉलर क्लासेस में 10th क्लास में आप इस एक्टिविटी को करते हैं. दिस इज रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. तो हम ये देखना चाहते हैं कि जब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से होगा तो वहां पर क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हमें देखने को मिलेंगे. तो यहाँ पर मैंने एक ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लिया है. इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में ये इंसिडेंट रे है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पर स्ट्राइक करती है नॉर्मल पे. और यहाँ से चूंकि ये एयर से ग्लास में जा रही है
एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। सो रेयर से डेंसर में जब ये जाएगी तो क्या होगा, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। और उसके बाद जब ये यहाँ बाउंड्री पर आएगी तो क्या होगा, ये फिर बेंड होगी, बट दिस टाइम इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पर ये एंगल बनेगा और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज एंगल आर, सो दिस एंगल इज आल्सो आर। और इसको मैंने यहाँ पर ई से रिप्रेजेंट किया है, द लाइट रे विच इज एमर्जिंग आउट from the glass slab, that is called angle of emergence E। तो अब यहाँ पर as usual we can apply the Snell's law, sin I upon sin R is equal to mu 2 by mu 1। so यहाँ पर अगर मैं एयर से ग्लास में रिफ्रैक्शन को कंसीडर करता हूँ, if we consider refraction from air to glass, so we can apply our Snell's law, sin I upon sin R is equal to mu 2 by mu 1। so mu 2 is mu which is of glass and mu 1 is 1 which is of air। so this is equation number 1। अब again we will consider the Snell's law from glass to air। so glass to air में जब हम जाएंगे तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस R होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन E होगा। तो स्नेल्स लॉ की जो इक्वेशन बनेगी, साइन R अपॉन साइन E इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ मैंने म्यू बाई 1 लिखा लेकिन यहाँ 1 बाई म्यू, क्योंकि जिस मीडियम के अंदर लाइट जाती है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आता है और जिस मीडियम से जाती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे आता है। तो यहाँ पर मेरी दो इक्वेशंस बनी, एक एयर टू ग्लास और दूसरी ग्लास टू एयर। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो साइन आर से साइन आर कैंसिल हो गया, इस म्यू से ये म्यू भी कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई। मतलब क्या हो गया कि व्हेन लाइट एंटर्स इनटू ए ग्लास स्लैब एट सम एंगल आई undergoing after refraction through a glass slab and then emerges out from glass slab, okay, और द एंगल ऑफ इमरजेंस इज ई, देन दीज टू एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। मतलब ये दो एंगल जो इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे नॉर्मल के साथ बना रही है वो दोनों इक्वल हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों रेज भी हमारी पैरेलल हो गई, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमरजेंस आर इक्वल। सो इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि जब रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होता है, कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, व्हेन we consider the refraction through a rectangular glass slab, then incident ray and emergent ray are parallel to each other। incident ray and emergent ray are parallel to each other। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि जब हमारी लाइट रे ग्लास स्लैब में एंटर करके एमर्ज होती है तो इंसिडेंट और इमरजेंट रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। इफ वी कंसीडर मैथमेटिकली कि पैरेलल लाइन में क्या डिफरेंस होता है, तो पैरेलल लाइन के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेंटेन होता है। पैरेलल लाइंस आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट, only difference there is a gap between them। so this gap between them, this gap between incident ray and emergent ray is very important factor जिसको हमें डिस्कस करना है। this is called lateral displacement और lateral shift। so lateral displacement और lateral shift का मतलब होता है कि when light enters into a glass slab and then it emerges out, तो उसमें कितना शिफ्ट हो गया sideways। What is the shift? Sideways shift in the incident ray when it is emerging out। so this is called the lateral shift और lateral displacement, और ये हमें एक्सप्रेशन निकालना है। तो यहाँ पर आप lateral displacement और lateral shift का डेफिनेशन लिख सकते हैं, this is the perpendicular distance between incident ray and emergent ray। ओके, इसका एक्सप्रेशन निकालने के लिए हम सिंपल ज्योमेट्री यूज करेंगे। मेरे को इस डेल्टा की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है, तो मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूँ AKB। If I consider this right angle triangle AKB, then I can write my sin I minus R, because this is I, तो ये पूरा I हो जाएगा। ओके, ये R है तो ये I माइनस आर बचा। सो इस ट्रायंगल AKB में साइन I माइनस आर की वैल्यू BK अपॉन AB, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस सिंपल यूज किया है, सो डेल्टा अपॉन AB। सो डेल्टा इज इक्वल टू AB साइन I माइनस आर। अब मेरे को इस AB की वैल्यू निकालनी है।
वी आर गिवन थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। देखो इंपॉर्टेंट बात होती है कि ये जो ग्लास स्लैब की थिकनेस है ये भी रिफ्रैक्शन को काफ़ी एक्सटेंट तक अफेक्ट करती है। तो मेरे को अगर इस ए बी की वैल्यू निकालनी है तो अब मैं किस राइट एंगल ट्रायंगल को लेता हूँ, ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल को मैं कंसीडर करता हूँ, तो मेरा कॉस आर आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो कॉस आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, बी सी इज टी, ए बी की वैल्यू यहाँ से टी अपॉन कॉस आर। व्हेन वी राइट दिस डेल्टा इज इक्वल टू ए बी साइन आई माइनस आर, वी गेट the expression for lateral displacement delta is equal to t sin I minus r upon cos r। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो स्टूडेंट्स हमें देखना ये है कि भाई जो लाइट ग्लास स्लैब के अंदर एंटर की है और उसके बाद जब वो इमर्ज की है तो उसके अंदर जो शिफ्ट आया है, व्हाट इज द शिफ्ट? शिफ्ट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे। वो लेटरल शिफ्ट किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है? तो हमें यहाँ से एक्सप्रेशन से ये बिल्कुल क्लियर है, हम ये फॉर्मूला निकाल चुके हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। मतलब क्या होता है कि लेटरल शिफ्ट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब इन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो अगर टी इंक्रीज होगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस देन टी दिस डेल्टा आल्सो इंक्रीजेस, और दिस डेल्टा लेटरल डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू होती है अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री हो। देखो अगर हम इसमें आई को 90 डिग्री लिखते हैं तो साइन 90 माइनस आर कॉस आर, कॉस आर से कॉस आर कैंसिल हो जाएगा और ये टी आ जाएगा। और ये जो सिचुएशन बनेगी, सपोज ए रे ऑफ लाइट इज फॉलिंग ऑन द ग्लास स्लैब लाइक दिस। सो ये नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है? 90 डिग्री। इन दैट केस इट विल गो थ्रू दिस डायगोनल एंड emerging like this. So this is the original path, this is the emergent path. So this is equal to लेटरल शिफ्ट इज इक्वल टू द थिकनेस, और म्यू पर डिपेंड करती है बिकॉज ये जो साइन आई अपॉन साइन आर है ये हमारा म्यू के ही बराबर होता है। तो लेटरल शिफ्ट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब विद इंक्रीज इन एंगल ऑफ इंसिडेंस। इट इज मैक्सिमम फॉर आई इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड विद इंक्रीज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो इस तरह से हमने जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को स्टडी किया था, जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में हमने जानकारी ली थी, उसका हमने यहाँ पर बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन कर लिया। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। दिस इज वेरी फेमस फॉर्मूला, एवरीबडी नोज इट। ये बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है, आपको ये ध्यान रखना है। और हम इस साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन को एक्सटेंसिवली यूज करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ओके, इसके बाद जब रिफ्रैक्शन होता है तो रिफ्रैक्शन के कुछ इफेक्ट्स होते हैं। छोटी क्लासेस में 10th 9th 8th 7th में आपको ये दिखाया होगा टीचर ने कि भाई अगर हम पेंसिल को वाटर के अंदर डिप कर देते हैं, सपोज देयर इज ए वाटर इन ए टम्बलर एंड पेंसिल इज डिप्ड इनटू इट, तो जो सरफेस होता है वाटर का वहाँ से वो बेंड होता हुआ दिखाई देता है, मुड़ी हुई दिखाई देती है। अगर आप स्विमिंग पूल के पास जा रहे हैं तो आपको जो बॉटम है स्विमिंग पूल का वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। बताओ दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? दूसरा एग्जाम्पल, अगर आप किसी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को न्यूज़पेपर के ऊपर रख देते हैं या किसी ग्लास शीट को, थिक ग्लास शीट को, ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट को ऊपर रख देते हैं पेपर के, न्यूज़पेपर के ऊपर, तो जो अल्फ़ाबेट्स हैं दे सीम्स टू बी रेज्ड। मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है कि एपरेंट डेप्थ इज ऑलवेज लेस देन द रियल डेप्थ। ये हमारा एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि अगर डेंसर मीडियम में किसी ऑब्जेक्ट को देखा जाए रेयर मीडियम से, जैसे आई एम स्टैंडिंग आउटसाइड द स्विमिंग पूल एंड सम बल्ब इज ग्लोइंग इनसाइड द स्विमिंग पूल इनसाइड वाटर, तो वो बल्ब मेरे को पास लगेगा। उसकी जो एपरेंट पोजीशन होगी वो एक्चुअल पोजीशन से डिफरेंट होगी, मतलब वो मेरे को पास लगेगा। और मैं अगर पानी के अंदर हूं और बाहर किसी बल्ब को देख रहा हूं तो वो मेरे को दूर दिखाई देगा। सो ये रिजल्ट हमारा होता है एपरेंट पोजीशन इज नॉट सेम एज द रियल पोजीशन, मतलब एपरेंट डेप्थ इज नॉट सेम एज द रियल डेप्थ। अब ये दो तरह से हो सकता है कि भाई एक तो हमारा ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है और हम उसको कहां से देख रहे हैं? रेयर मीडियम में से देख रहे हैं।
तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम एंड इट इज सीन फ्रॉम ए रेयर मीडियम देन एपरेंट डेप्थ इज लेस देन द रियल डेप्थ। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है, एपरेंट डेप्थ इज लेस देन द रियल डेप्थ व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम एंड इट इज सीन फ्रॉम द रेयर मीडियम। और अगर इसका उल्टा हो जाए, उल्टा क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है कि ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम एंड वी आर ऑब्जर्विंग इट फ्रॉम द डेंसर मीडियम। सपोज देयर इज ए फिश इज इनसाइड द वाटर एंड फिश इज ऑब्जर्विंग ए बर्ड आउटसाइड। ओके, तो उसको जो बर्ड लगेगी वो दूर दिखाई देगी और बर्ड को जो फिश दिखाई देगी वो पास दिखाई देगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब इस रियल डेप्थ में, एपरेंट डेप्थ में और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बहुत कॉमन रिलेशन होता है, ये हम यहाँ पर ड्राइव करने जा रहे हैं। तो ये क्या होता है, आप देखें, इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन, एपरेंट पोजीशन इज डिफरेंट फ्रॉम रियल पोजीशन। यहाँ पर मैंने एक केस लिया है जिसके बेसिस पे मेरे को ये पता लगाना है कि भाई रियल डेप्थ में और एपरेंट डेप्थ में क्या रिलेशन होता है। तो यहाँ पर सपोज देयर इज ए मीडियम विच इज डेंसर, मान लो वाटर है, ओके, और वाटर के अंदर कोई ऑब्जेक्ट ओ रखा हुआ है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और इसके दूसरी तरफ एयर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, या दूसरी तरफ कोई रेयर मीडियम है। मतलब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है और उसको रेयर मीडियम से देखा जा रहा है। तो कैसे देखा जाएगा? ऑब्जेक्ट कहाँ दिखाई देगा? ऑब्जेक्ट को वहाँ ना दिखाई देगा जहाँ पर उसकी इमेज बनेगी। तो भैया हम देख लेते हैं इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी। इसकी इमेज कैसे बनेगी? ओ से एक लाइट रे सीधी चलेगी, सीधी चलेगी, नॉर्मल इंसिडेंस का केस होगा, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। नॉर्मल इंसिडेंस में क्या होता है, जब कोई लाइट रे नॉर्मल के अलोंग जाती है तो इट गोज अनडेविएटेड, इट गोज विदाउट रिफ्रैक्शन। ओके, दूसरी लाइट रे जो हम कंसीडर करते हैं ये बी पर स्ट्राइक करती है और ये एंगल आई बनाती है नॉर्मल के साथ। अब चूंकि ये डेंसर टू रेयर जा रही है सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ से अगर कोई ऑब्जर्वर देख रहा होगा तो उसको लगेगा कि भाई ये जो रे बेंड हो के गई है ना, ये जो रे बेंड हो के डेंसर से रेयर में गई है, ये लगेगा उसको कि ये यहाँ से आ रही है आई से। So if you extend this refracted ray back then it seems to meet at I, ये हमको I पर मिलती हुई लगेगी। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा? आई पर। तो ये मैंने डायग्रामेटिकली एक रे डायग्राम बना के आपको दिखा दिया कि अगर डेंसर मीडियम में कोई ऑब्जेक्ट है और हम उसको रेयर मीडियम से देख रहे हैं तो वो हमें पास दिखाई देगा। अब मैथमेटिकली हम इसको प्रूव करते हैं। देखो कैसे, ये हमने रे डायग्राम बना दिया, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, ये एंगल आई है तो ये भी एंगल हमारा आई हो जाना है। ओके, ये एंगल आर है तो ये भी आर हो जाना है। मैंने रियल डेप्थ लिए कैपिटल एच और एपरेंट डेप्थ लिए स्मॉल एच। मेरे को रिलेशन निकालना है रियल डेप्थ में और एपरेंट डेप्थ में। तो हम सबसे पहले तो आवर फेमस स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन आई अपॉन साइन आर। सो डेंसर टू रेयर मतलब वाटर टू एयर में मैं क्या यूज करूंगा? स्नेल्स लॉ। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू μ1 बाई μ2। μ1 बाई μ2 होगा ना, अब μ2 बाई μ1 नहीं होगा क्योंकि मैंने दूसरे मीडियम का जिसमें लाइट जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 लिया है और जिससे जा रही है उसका μ2 लिया है। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू μ1 बाई μ2। अब मैं साइन आई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का यूज करके लिखूंगा, बोलो लिखूंगा कि नहीं? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ओ ए अपॉन ओ बी। साइन आर की वैल्यू क्या लिखूंगा? बी सी अपॉन आई बी। ओके, अच्छा, ओ ए एंड बी सी दे आर इक्वल टू ईच अदर, सो ये कैंसिल हो जाएंगी, आई भी ऊपर चला जाएगा। अब होता क्या है कि ये जो बी पॉइंट है इट इज वेरी क्लोज टू सी, वेरी क्लोज टू बी, सी के बहुत पास होगा क्योंकि लाइट रे तो यहाँ से भी रिफ्रैक्ट हो रही होंगी, यहाँ से भी रिफ्रैक्ट हो रही होंगी। डायग्राम को क्लियरली समझाने के लिए मैंने इस बी को सी से दूर कर दिया, अदरवाइज ये बी सी के बहुत पास है। तो जब ये बी सी के बहुत पास है तो मेरा जो आई बी है वो आई सी के इक्वल हो जाएगा जो कि स्मॉल एच के इक्वल है, और जो ओ बी है वो ओ सी के इक्वल हो जाएगा। तो एच अपॉन एच इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। सो यहाँ से रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू म्यू मेरा आ गया है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है। एक रिजल्ट याद रखो, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ।
रियल अपॉन एपरेंट इज इक्वल टू म्यू, और ये जो रियल अपॉन एपरेंट इज इक्वल टू म्यू है ये मेरा म्यू डेंसर मीडियम का है, ध्यान रखना है डेंसर मीडियम का, और रियल अपॉन एपरेंट म्यू के इक्वल होता है जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होता है और हम उसे रेयरर मीडियम से देखते हैं। एक और हमसे चीज पूछ ली जाती है कि भाई हमारा ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था और ये ऊपर आई पे चला गया तो इसमें कितना शिफ्ट हुआ, इसको बोलते हैं हम नॉर्मल शिफ्ट डी। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल शिफ्ट डी। सो नॉर्मल शिफ्ट के लिए अभी यहाँ पर हम फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, अभी यहीं पर हम इसको ड्राइव कर देंगे। नॉर्मल शिफ्ट मतलब चेंज इन पोजीशन, नॉर्मल शिफ्ट डी इज इक्वल टू, ये कितना ऊपर उठा हुआ लगेगा हमें, कैपिटल H माइनस स्मॉल h, कैपिटल H में कॉमन अगर ले लेता हूं तो ये 1 माइनस एच अपॉन कैपिटल H, और ये हो जाएगा h इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। सो दिस इज नॉर्मल शिफ्ट। सो कई बार क्वेश्चन में क्या पूछता है, क्वेश्चन में पूछता है कि भाई एक ऑब्जेक्ट इस डेंसर मीडियम में रखा हुआ है, उसका ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और उसकी एक्चुअल डेप्थ इतनी है गिवन है, तो एपरेंट डेप्थ कितनी होगी? तो एपरेंट डेप्थ तो सीधे निकाल लोगे, रियल अपॉन एपरेंट इज इक्वल टू म्यू, थ्रू व्हाट डिस्टेंस इट सीम्स टू बी रेज्ड, वो कितना ऊपर उठा हुआ लगेगा। तो नॉर्मल शिफ्ट कैन बी इजीली कैलकुलेटेड डायरेक्टली, डी इज इक्वल टू एच इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू, एच उसकी रियल डेप्थ हो जाएगी। तो हमें दोनों चीज़ों को डिफरेंस करने की जरूरत नहीं है, इन वन स्टेप वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेटेड। अब ये तो हो गया ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में और हम उसको रेयर में से देख रहे हैं। अब अगर ऐसा हो कि ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में हो और हम उसको डेंसर से देखें, मान लो यहाँ पर कोई बर्ड है और यहाँ वाटर में कोई फिश है, तो वो दूर दिखाई देगी और रिलेशन जो निकल के आएगा उसका जस्ट रेसिप्रोकल होगा। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट डेंसर में और हम रेयर से देख रहे हैं तो रियल अपॉन एपरेंट इज इक्वल टू म्यू, और अगर ऑब्जेक्ट रेयरर में है और हम उसे डेंसर से देख रहे हैं तो रियल अपॉन एपरेंट इज इक्वल टू 1 बाई म्यू आ जाएगा। और कई बार आपको ध्यान रखना है कि ये जो डेप्थ है ये सरफेस से, बाउंड्री से होती है, बाउंड्री से। कई बार ऑब्जर्वर यहाँ पर होता है, तो ऑब्जर्वर जब यहाँ पर होगा तो ये भी उसमें ऐड करनी पड़ेगी। मतलब हम सरफेस से निकालते हैं, जो बाउंड्री होती है ना, जो दो मीडियम को सेपरेट करने वाली बाउंड्री होती है, वहाँ से हमारी एपरेंट डेप्थ आती है, जो कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट किस मीडियम में और ऑब्जर्वर किस मीडियम में है। तो अब अगर मान लो ऑब्जर्वर ऑलरेडी उस वहाँ से किसी डिस्टेंस पर है तो वो भी उसमें ऐड हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स कुछ न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज में इसके दिए हुए हैं, आप वो ट्राई करें। इस तरह से हमने आज की क्लास में रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास सेलेक्ट किया और इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था वो कवर किया। सो नेक्स्ट टॉपिक वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।